मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ की विषय इतिहास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने विद्यार्थियों 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। आपको ज्ञात होगा कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश ने उसे अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारत के इतिहास में पहली तुर्क सुल्ताना थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी और जिसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का सिद्धांत को अपनाया। इल्तुतमिश ने आरंभ से ही उसे राजकुमारी को भांति शिक्षा दी। जब इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पर गया हुआ था तो उसने शासन की देखभाल का कार्य रजिया को सौंपा। रजिया ने उसे कुशलता के साथ पूरा किया। बाद में इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। उस समय तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश का समर्थन किया, किंतु बाद में तुर्क सरदारों ने के अहम ने एक स्त्री के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उन्होंने रुकनुद्दीन को सिंहासन पर बिठा दिया। परंतु जैसा कि मैंने पूर्व क्लास में बताया कि वह लाल कपड़े पहनकर सर्वसाधारण के समक्ष उपस्थित हुई और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के बारे में बताया, वसीयत के बारे में बताया। तो जनता के सहयोग से और अपने युवा अधिकारियों के सहयोग से उसने सिंहासन को प्राप्त किया। परंतु यह सिंहासन उसके लिए आसान नहीं था। उसके समक्ष कई कठिनाइयाँ उपस्थित हुई। अमीर जो सत्ता के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, रजिया को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच की, जिसमें वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने भी रजिया के विरुद्ध विद्रोही सरदारों का साथ दिया। इस प्रकार सुल्तान बनते ही रजिया को अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, किंतु रजिया घबराई नहीं। उसने कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति के सहारे अमीरों में फूट डलवा दी। कुछ शक्तिशाली अमीरों को अपने तरफ मिला लिया। रजिया ने उनकी संगठित शक्ति को समाप्त करके अपने चयन का औचित्य सिद्ध किया और उसकी सत्ता की धाक जम गई, सर्वसाधारण में लोकप्रिय हो गई। अब रजिया ने अपने समक्ष कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसने शासक बनते ही कुछ नवीन नियुक्तियाँ की। नियुक्तियों की बात करें तो उसे अमीरों के विद्रोह को कुचलने के बाद रजिया ने प्रशासनिक पदों पर नई नियुक्तियां करने का निश्चय किया। उसका प्रमुख उद्देश्य इन नियुक्तियों के पीछे तुर्क अधिकारियों को के एकाधिकार से मुक्त करना, उसकी सत्ता तुर्क अधिकारियों की शक्ति को नियंत्रित करना और गैर तुर्की अधिकारियों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसने ख्वाजा मुहाजुबुद्दीन को वजीर, मलिक शैफुद्दीन बहतू को सेना का अध्यक्ष, मलिक इजुद्दीन कबीर खां को लाहौर का सूबेदार, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार, एतदगीन को अमीर हाजिब और मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर। जब कुछ दिनों बाद सेनाध्यक्ष सैफुद्दीन ऐबक बहतू की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर नियुक्त किया। इन नवीन नियुक्तियों को करके सत्ता को संगठित करने का और अपने नियंत्रण में करने का रजिया ने प्रयास किया। परंतु रजिया के काल की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं के कारण अंततः रजिया का पतन हुआ। पहली घटना की बात करें तो करमत तथा मुजाहिदों के विद्रोह हुआ। सुल्तान बनने
कि कुछ समय बाद ही रजिया को करमत तथा मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नूरुद्दीन नामक एक तुर्क के उकसाने पर गुजरात, सिंध, दिल्ली के पड़ोस और गंगा यमुना के दोआब में बसे इस संप्रदाय के अनुयायी भारी संख्या में दिल्ली के आसपास एकत्रित होने लगे। अपने नेता की प्रेरणा से उन लोगों ने दिल्ली के सिंहासन को इस्लाम के कट्टरपंथियों से छीनने का निश्चय किया। शुक्रवार के दिन करमाती लोगों ने शस्त्रों से सज्जित होकर दो अलग अलग दिशाओं से दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण किया। उनका विश्वास था रजिया भी वहाँ होगी। करमातियों ने मस्जिद में उपस्थित मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिससे भारी कोलाहल मच गया। रजिया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों करमातियों को मौत के घाट उतार दिया। बाकी करमातियों को सख्त सजा दी। मीना ने लिखा है कि ईश्वर की कृपा से उसे यश मिला। इससे रजिया की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। विद्यार्थियों, उस समय हम बात करें तो इस्लाम धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय थे, एक तो शिया और एक सुन्नी। शिया संप्रदाय के अंतर्गत करमाती आते जो कि एक धार्मिक संप्रदाय है। दूसरी घटना की बात करें तो रणथंभौर का पतन। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन के अल्पकालीन शासन में अव्यवस्था का लाभ उठाकर राजपूत चौहानों ने रणथंभौर के दुर्ग को घेर लिया। तुर्क सेना दुर्ग में घिराई। सुल्तान ने रणथंभौर में फंसी तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेजी, परंतु इस सेना को यह भी सुझाव दिया गया कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली कर दिया जाए। सैनिकों की सुरक्षित लौटा लिया जाए। तदनुसार तुर्कों ने रणथंभौर के दुर्ग को खाली कर दिया। चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। रजिया की इस कार्रवाई से बहुत से तुर्क अमीर असंतुष्ट हो गए। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की समस्या। ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था। रजिया को जब यह जानकारी मिली तब वह उसके विरुद्ध जोड़ तोड़ करने में लगा हुआ है, तो उसने बरनी के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान करने का आदेश दिया। बरन के सूबेदार ने उसको बंदी बनाकर भिजवा दिया, परंतु दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही वह लापता हो गया। रजिया के विरोधी अमीरों को यह विश्वास हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई और सुल्ताना अपने विरोधियों का सफाया करने वाली है। इस समय नरवर के शासक यजवपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग रक्षक तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण का सामना न कर सकी। रजिया ने सहायता भेजने के स्थान पर ग्वालियर का दुर्ग को खाली करा दिया। इससे तुर्क अमीर और भी असंतुष्ट हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि दिल्ली सल्तनत अब छिन्न भिन्न हो जाएगी। सीमांत समस्या। दिल्ली के पश्चिम में सीमांत में मंगोलों के निरंतर आक्रमण शुरू हो गई। इस क्षेत्र पर अभी भी जलालुद्दीन मकबरनी के प्रतिनिधि हसन करगुल का अधिकार था। मंगोलों के विरुद्ध उसने रजिया से सहायता की अपील की। इल्तुतमिश की नीति का पालन करते हुए रजिया ने सहायता देने से इनकार कर दिया, परंतु तुर्क अमीरों ने इसे सुल्ताना की सैनिक निर्बलता का प्रतीक माना। इससे अमीरों में और असंतोष बढ़ गया। रजिया के मर्दानी रवैये से असंतोष। रजिया का मर्दानी रवैया तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। रजिया ने परंपरागत पर्दा त्याग दिया, मर्दाना लिबास धारण करके दरबार लगाना आरंभ कर दिया। वह खुले दरबार में लोगों की फरियाद सुनने लगी। अधिकारियों
से राजकार्य की रिपोर्ट लेने लगी। औरत होते हुए भी वह मर्दों की भांति शिकार करती, घुड़सवारी करने लगी। उसे सैन्य संचालन का काम भी संभाल लिया, स्वयं युद्धों में भाग भी लिया। इससे रूढ़िवादी कट्टरपंथी मुसलमान तुर्क अधिकारी उससे नाराज हो गए। याकूत के प्रति अनुराग। जमालुद्दीन याकूत नामक एक अबिसिनियाई हबशी के प्रति सुल्ताना ने अपार प्रेम प्रदर्शित करके बहुत बड़ी भूल की। सुल्तान बनते ही रजिया ने उसे अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया। ये एक महत्वपूर्ण पद था। उसे किसी भी समय सुल्ताना के सम्मुख उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई और घुड़सवारी के समय प्राय याकूत को अपने साथ ले जाती। इससे वंशानुगत कुलीन जो सरदार थे, जो तुर्की अमीर थे, वे सुल्ताना से अप्रसन्न हो गए। अमीरों का विद्रोह। सुल्ताना बनने के 3 वर्ष बाद उसे अपने अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आरंभ के विद्रोह का तो उसने अंत कर दिया था, परंतु 3 वर्ष बाद जो विद्रोह हुआ उसने रजिया के पतन को सुनिश्चित कर दिया। रजिया की नीतियों से असंतुष्ट होने वाले अमीरों को लगा कि वह शासन की सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखने के लिए प्रयत्नशील है और प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्कों के विरुद्ध एक नया दल तैयार कर रही है। अतः तुर्क सरदारों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पद मुक्त करने के लिए ठोस षड्यंत्र रचा। सर्वप्रथम लाहौर के सूबेदार कबीर खां अय्याज ने विद्रोह किया, परंतु रजिया ने उसके विद्रोह को कुचल दिया। उसने सुल्ताना से क्षमा मांग ली। रजिया ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु लाहौर का सूबा उससे छीन लिया। केवल मुल्तान का सूबा उसके पास रहने दिया। इस घटना के थोड़े दिन बाद शेफुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण करके अय्याज को खदेड़ दिया। रजिया ने अय्याज की सहायता नहीं की। इससे भयभीत होकर तुर्क सरदारों ने संगठित होकर दोबारा षड्यंत्र रचा। इस नई योजना के सदस्य थे बठिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक इजुद्दीन कबीर खां अय्याज और अमीर हाजिद पर नियुक्त एततगीन। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था, क्योंकि षड्यंत्रकारियों का विश्वास था कि दिल्ली की जनता का सुल्ताना को समर्थन प्राप्त है और सुल्ताना भी काफ़ी सतर्क है। अतः अल्तुनिया को विद्रोह करने के लिए कहा गया। योजना अनुसार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से चल पड़ी। मार्ग में उसके कृपापात्र याकूत की हत्या कर दी गई और बठिंडा के निकट स्वयं रजिया को भी बंदी बना लिया गया और उसे अल्तुनिया की देखरेख में बठिंडा के दुर्ग में रखा गया। परंतु बाद में अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे लड़के को बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। इस प्रकार अमीरों का विद्रोह और रजिया का पतन हुआ। रजिया के पतन की बात करें तो रजिया के पतन के पीछे जो प्रमुख कारण थे रजिया के वे निम्नलिखित हैं। रजिया के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इसमें अनेक कारणों ने मिलकर उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। उसमें कुछ इस प्रकार है। अमीरों के स्वार्थ। रजिया के पतन वास्तव में तुर्क अमीरों की विजय थी। रजिया की तुलना में वे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। इल्तुतमिश ने जो 40 सा का गठन किया था वह काफ़ी शक्तिशाली था। रजिया ने इसकी शक्ति को कुचलने के आरंभ से प्रयास किए। इससे वे लोग सशंकित हो उठे। उस युग में स्वामी भक्ति और निष्ठा के स्थान पर अपने स्वार्थों की चिंता थी। वे तो एक नाम मात्र का शासक चाहते थे ताकि उन्हें मनमाने तरीके से
काम करने का अवसर मिलता रहे। रजिया एक योग्य सुल्ताना थी और सत्ता पर नियंत्रण रखकर अमीरों को ताज के कठोर नियंत्रण में रखना चाहती थी। ताज और अमीरों के इस संघर्ष में रजिया सफल रही, परंतु निर्णायक युद्ध में बाद में उसे परास्त होना पड़ा, क्योंकि अमीरों की संयुक्त सैनिक शक्ति रजिया से अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा इल्तुतमिश के अन्य पुत्र भी जीवित थे। वे उनमें से किसी एक को सुल्तान बनाना चाहते थे। इससे उनका पक्ष अधिक सबल हो गया। डॉक्टर पांडे के अनुसार दिल्ली सल्तनत के अभी प्रारंभिक दशा में थी और स्थानीय अधिकारियों पर उसका सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। दूसरे कारण की बात करें तो रजिया का स्त्री होना। कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण था। रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का मुख्य कारण बना। मीना सिराज के शब्दों में, रजिया सुल्तान एक महान शासक थे, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा के शुभचिंतक, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही के गुण विद्यमान थे, सिवाय कि वह एक नारी थी और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार हो गए। इसलिए अमीरों ने उसका शासन को पसंद नहीं किया और उसको हटाने का षड्यंत्र रचने लगे और इसी षड्यंत्रों के कारण रजिया का पतन हुआ। रजिया का मर्दाना रवैया। तीसरे कारण में हम पतन के रजिया का मर्दाना रवैया को मानते हैं। रजिया मर्दों के समान कोट, कुबा और कुल्हा टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। उसने पर्दा का त्याग कर दिया, शासन की सारी व्यवस्था संभालने लगी। उसने अख्ताओं में सेनाध्यक्षों और राज्यपालों को और शाही महल के अधिकारियों को नियुक्त किया। रजिया वह शिकार करने के लिए भी जाती थी। इस तरह रजिया का जो मर्दाना रवैया, अब तक जो अमीर जो चीज़ें करते थे वह एक महिला शासिका के रूप में रजिया कर रही थी। यह अमीरों को पसंद नहीं आया, इसलिए रजिया का पतन हुआ। याकूत के साथ प्रेम संबंध। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने याकूत के साथ प्रेम संबंध बनाए। याकूत के साथ प्रेम संबंधों को हम दोनों दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अबिसिनिया के निवासी गुलाम जलालुद्दीन याकूत के प्रति उसका रुझान था, परंतु इसका राजनीति क्षेत्र में इसका परिणाम कुछ अलग हुआ। तुर्की दल और सुल्तान के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि अमीरों को यह पसंद नहीं आया कि वह अबिसिनियाई व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध अपनाए। याकूत को उसने विशेष सुविधाएं भी प्रदान कर रखी थी, इसलिए वे रजिया से घृणा करने लगे और उसको हटाने के लिए षड्यंत्र में लीन हो गए और अंततः रजिया का पतन हुआ। कुछ राजनीतिक घटनाएं भी उसके पतन का कारण बनी। उस राजनीतिक घटनाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि रणथंभौर का हाथ से निकल जाना, ग्वालियर का हाथ से निकल जाना, ग्वालियर के पश्चात कबीर खा एयाज से लाहौर का सूबा छीन लेना, भूतपूर्व वजीर जुनेदी के रिश्तेदार ग्वालियर के दुर्रक्षक का अचानक लापता हो जाना, ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसे तुर्क सरदार यह सोचने लगे कि रजिया उन सभी को एक एक करके समाप्त करने पर तुली है। अतः उन्होंने संगठित होकर रजिया को हटाने का फैसला किया ताकि उनके स्वार्थों की रक्षा की जा सके। उसके पतन का वास्तविक कारण यही था कि तुर्क अमीर शासन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे।
जबकि रजिया इसके लिए तैयार नहीं थी और इन्हीं कारणों से रजिया का पतन हुआ। अब हम रजिया के मूल्यांकन पर चर्चा करते हैं। रजिया एक महान सुल्तान थी। उसने सुल्तान के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वह प्रजापालक, प्रजा हितैषी, लोगों की फरियाद सुनने वाली आदि उसके शासक के सभी गुण विद्यमान थे। वह दरबार लगाती, दरबार में राज्य की समस्याओं पर चर्चा करती। पर इस प्रकार हम देखते हैं कि वह सल्तनत काल की एक महान सुल्तान थे, योग्य संतान। इल्तुतमिश के कई संतान थी, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को सुल्तान के रूप में उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि उसमें बादशाहत के सारे गुण विद्यमान थे। और जिस समय इल्तुतमिश ने उसको उत्तराधिकारी चुना था, उस समय अन्य अमीरों ने भी इल्तुतमिश का समर्थन किया था। कूटनीतिज्ञ, रजिया कूटनीतिज्ञ भी थी। जब आरंभ में सुल्तान बनते ही विद्रोह हुआ तो उसने कूटनीति से वजीरों को अपनी ओर मिला लिया, सूबेदारों को अपनी ओर मिला लिया और सूबेदारों को उनकी एकता को समाप्त कर दिया और अपनी पद की प्रतिष्ठा स्थापित की। महान सेना नायक, वह एक सेना नायक भी थी। कई सैनिक मोर्चों को उसने स्वयं संभाला, परंतु बाद में वह तुर्की सरदारों के षड्यंत्र का शिकार हुई। अतः दिल्ली सल्तनत में हम सफल व्यक्तित्व के रूप में या शासक के रूप में हम रजिया को स्थान देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। हम आगे की कक्षा में बलबन का अध्ययन करेंगे।